व्यवहार 1 ये हम लोग का 3rd या 4th पार्ट होगा, आप लोग देख लीजिएगा। व्यवहारवादी परिप्रेक्ष्य 1.34 पढ़ने वाले हैं। ये -2 -3 और MDC का पढ़ाई है। तो साइकोलॉजी का ऑल ओवर इंडिया से आप अगर कहीं से भी पढ़ते हैं तो पढ़ सकते हैं इससे। अगर आपने माइनर या फिर -2 -3 या फिर MDC में अगर आपने साइकोलॉजी लिया है तो चलिए शुरू करते हैं। व्यवहारवादी परिप्रेक्ष्य, व्यवहार पर पर्यावरणीय प्रभाव। व्यवहारवादी परिप्रेक्ष्य पर्यावरण की भूमिका और इस बात पर केंद्रित है कि मानव और पशु व्यवहार को किस तरह से आकार देता है। इसकी उत्पत्ति एक ब्रिटिश अनुभववादी जॉन लॉक 1632 से 1704 द्वारा प्रस्तावित विचारों में निहित है, जिनका मानना था कि मानव मन एक टेबुला रस खाली स्लेट की तरह है, जिस पर अनुभव और पर्यावरण प्रभाव लिखे जाते हैं। एक रूसी फिजियोलॉजिस्ट इवान पावलोव 1849 से 1936 एक केनाइन कुत्ते के पाचन तंत्र को समझने का शोध कर रहे थे। उसी क्रम में उन्हें गलती से अधिगम सीखने की अवधारणा पता चली। उन्हें शास्त्रीय अनुकूलन के रूप में संदर्भित किया। व्यवहार अनुसंधान के क्षेत्र में एक पथ प्रदर्शक खोज थी। उनका शोध संगति के माध्यम से अधिगम के विचार को सामने लाया। एक अमेरिकी मनोवैज्ञानिक एडवर्ड थाइकन 1874 से 1949 तक व्यवहार अनुसंधान के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया। उन्होंने कार्यों के परिणाम के माध्यम से सीखने के सिद्धांत स्थापित किया, जिसे उन्होंने प्रभाव का नियम कहा। तात्पर्य यह है कि हम लोग का तात्पर्य क्या है कि किसी भी कार्य के बाद उसका परिणाम प्रिय होने पर उस व्यवहार में और वृद्धि हो जाती है, और दूसरी तरफ जिन कार्यों का परिणाम अप्रिय होता है उसके प्रकार के व्यवहार में कमी आती है। इन प्रारंभिक योगदानों ने उस विचार की नींव रखी जिसे बाद में व्यवहारवाद के रूप में जाना गया। व्यवहारवाद मनोगतिक परिप्रेक्ष्य के विरोध में विकसित हुआ। इसे मनोविज्ञान में दूसरी शक्ति विचारधारा के रूप में जाना जाता है। जॉन बी वाटसन 1878 से 1958 ने इसे मनोविज्ञान में अनुसंधान करने की एक वैज्ञानिक प्रक्रिया के रूप में स्थापित किया था, इसलिए उन्हें व्यवहारवादी विचारधारा का संस्थापक माना जाता है। उनका विचार था कि यदि मनोविज्ञान को एक वैज्ञानिक विषय बनाना है तो इसकी विषय वस्तु और इसके अध्ययन की प्रक्रिया और विधि को बदलना आवश्यक है। उनका विचार था कि मनोविज्ञान का ध्यान उन सभी बातों पर केंद्रित होना चाहिए जिन्हें वस्तुनिष्ठ रूप से देखा और मापा जा सकता है। इसलिए उन्होंने अचेतन मन और मानव व्यवहार को समझने में इसकी भूमिका को नकार दिया और इसके स्थान पर व्यक्तियों पर काम करने वाली पर्यावरणीय शक्ति को उनके द्वारा व्यवहार को आकार देने के तरीकों पर ध्यान केंद्रित किया। वाटसन 1924 ने कहा था कि मुझे 1 दर्जन स्वस्थ सुगठित शिशु और उन्हें पालने के लिए मेरी अपनी विशेष दुनिया दीजिए। मैं आपको गारंटी दूंगा कि मैं यथोचित रूप से उनमें किसी को भी चुनकर उसे किसी भी प्रकार का विशेषज्ञ बनाने के लिए प्रशिक्षित करूंगा। उसकी प्रतिभा, रुचि, प्रवृत्ति, योग्यता, व्यवसाय और उसके पूर्वजों की नस्ल कुछ भी रही हो, मैं उन्हें डॉक्टर, वकील, कलाकार, व्यापारी, मुखिया, भिखारी और चोर कुछ भी बनाने के लिए चुन सकता हूँ। B.F. स्किनर 1904 से लेकर 1990 व्यवहारवादी परिप्रेक्ष्य के अन्य महत्वपूर्ण व्यक्ति थे। वे कार्यों के परिणाम को संशोधित करके संचालक अनुकूलन व्यवहार पर अपने अध्ययन के लिए प्रसिद्ध थे। जिस व्यवहार को पुरस्कारों द्वारा प्रबलित किया जाता है उसके भविष्य में घटित होने की संभावना होती है, और दूसरी ओर जिस व्यवहार के लिए दंड मिलती है उसके घटित होने की संभावना कम होती है। स्किनर 1938 स्किनर का मानना था कि व्यक्ति पर्यावरण पर कार्य नहीं करता बल्कि पर्यावरण व्यक्ति को प्रभावित करता है। उन्होंने प्रयोगशाला की नियंत्रित स्थितियों में चूहे और कबूतरों पर विविध प्रकार के शोध किए। प्रभावी अनुकूलन में उनका विश्वास इतना दृढ़ था कि उनका मानना था कि मनुष्य स्वतंत्र कारक नहीं है और सोशल इंजीनियरिंग का उपयोग करके मानव समाज को बेहतर बनाया जा सकता है। अन्य मनोवैज्ञानिक द्वारा उनके विचारों को चरम माना जाता था, इसलिए उनके दृष्टिकोण को कट्टरपंथी व्यवहार कहा जाने लगा। संज्ञानात्मक परिप्रेक्ष्य व्यवहार को प्रभावित करने वाली मानसिक प्रक्रियाएं
1960 के दशक के आरंभ में एक अन्य परिप्रेक्ष्य उभरा जो मानव व्यवहार को समझने के साधन के रूप में अधिगम्य, स्मृति, तर्क एवं समस्या समाधान पर केंद्रित था। इसे संज्ञानात्मक परिप्रेक्ष्य कहा जाता था। इसकी जड़ें गोल्डलास्ट मनोवैज्ञानिक में है, जिसका अर्थ है संपूर्ण। यह दृष्टिकोण अनुभवों को अभिव्यक्त तत्वों से निर्मित नहीं मानता, बल्कि उसे संपूर्ण या बड़ी तस्वीर बनाने वाले तत्वों के संगठन के रूप में देखता है। इसलिए यह कहा जाता है कि संपूर्ण अपने भागों के योग्य से बड़ा है। किसी भी वस्तु या वास्तविकता के बारे में हमारा अनुभव हमेशा उस वस्तु को बनाने वाले अलग अलग तत्वों से कहीं अधिक बड़ा होता है। हाल के समय में संज्ञानात्मक परिप्रेक्ष्य कॉग्निटिव पर्सपेक्टिव ने संज्ञानात्मक मनोवैज्ञानिक और शारीरिक मनोवैज्ञानिक को एक साथ मिला दिया है, जिससे संज्ञानात्मक तंत्रिका विज्ञान के एक नए उपक्षेत्र में उदय हुआ है। यह न्यूरोलॉजिकल स्तर पर मानसिक प्रक्रियाओं की विस्तृत जांच पर केंद्रित करता है, जिसमें मस्तिष्क के भीतर न्यूरॉन्स एक दूसरे से संवाद करने के तरीकों का अध्ययन किया जाता है। यह मस्तिष्क की एक विस्तृत दृश्य छवि बनाने के लिए MRI और PT स्कैन जैसी परिष्कृत मस्तिष्क इमेजिंग तकनीकों का उपयोग उस समय करता था जब कोई व्यक्ति समस्या सुलझाने, सीखने या याद रखने का किसी भावनात्मक स्थिति में होता है। स्पष्ट रूप से इसकी संज्ञानात्मक मनोवैज्ञानिक को मानव मस्तिष्क का एक चित्र बनाने में सहायता मिलती है, जिससे वे विभिन्न क्षेत्रों और उनसे संबंधित कार्यों की पहचान करने में सक्षम हुए हैं। मानवतावादी परिप्रेक्ष्य आचरण पर आपका नियंत्रण है। मनोविज्ञान में मानवतावादी परिप्रेक्ष्य को अक्सर तीसरी शक्ति माना जाता है। यह दृष्टिकोण मनोभौतिक और व्यवहारिक दोनों दृष्टिकोण के विरोध में हुआ। मानवतावाद इस विचार का विरोधी था कि हमारे नियंत्रण में न रहने वाले अचेतन मन हमारे व्यवहार का निर्णय करता है। इस प्रकार व्यवहारवादी परिप्रेक्ष्य हमारे व्यवहार को निर्धारित करने में पर्यावरणीय उत्तेजनाओं की भूमिका को महत्व देता है। यह दृष्टिकोण इसे भी देखता है कि मनुष्य का अपने व्यवहार पर पूरी तरह से नियंत्रण नहीं है। इन दोनों दृष्टिकोणों में मनुष्य और अपनी इच्छा अनुसार अपने जीवन को नियंत्रित करने और जीने की क्षमता के प्रति नकारात्मक दृष्टिकोण था। यह मानवतावादी दृष्टिकोण का आधार बन गया। यह मानता है कि मनुष्य में अपने भाग्य को नियंत्रित करने की क्षमता है। वे अपना व्यवहार स्वयं निर्धारित कर सकते हैं और वे अपने जीवन में प्रगति और सकारात्मक बदलाव लाना चाहते हैं। सबसे प्रभावशाली मानवतावादियों में से एक कार्ल रोजर्स 1902 से लेकर 1987 तक मनोचिकित्सक दृष्टिकोण विकसित करने में अग्रणी थे, जिन्हें ग्राहक केंद्रित या व्यक्ति केंद्रित दृष्टिकोण के रूप में जाना जाता है। इस दृष्टिकोण में पारदर्शिता निर्देशनात्मक प्रश्न पूछने से बचता है, सक्रिय रूप से सुनने में संलग्न रहता है और निर्णयात्मक रवैया नहीं रखता। इसके केंद्र में ग्राहक है और वे जानते हैं कि किस बारे में चर्चा करनी है। वे बिना शर्त सकारात्मक सम्मान भी प्राप्त करते हैं और आत्म स्वीकृति भी सीखते हैं। कार्ल ने सच्चे स्व और आदर्श स्व की अवधारणा भी दी और वास्तविक स्व और आदर्श स्व के बीच अनुरूपता की कमी के संदर्भ में मनोकृत का विश्लेषण किया। एक अन्य प्रभावशाली मानवतावादी अब्राहम मैस्लो 1902 से 1970 ने आत्म साक्षात्कार की अवधारणा दी। इसका तात्पर्य है कि सभी मनुष्यों के लिए अपनी पूरी क्षमता को साकार करना आवश्यक है, जो शारीरिक सुरक्षा, अपनेपन, सम्मान और आत्मबोध से आरंभ होने वाली आवश्यकताओं के एक बड़े पदानुक्रम का हिस्सा है। इसलिए आत्म साक्षात्कार उच्चतम स्तर की आवश्यकता है। मानवतावाद व्यक्तिगत विकास, जिम्मेवारी और स्वमूल्यों पर केंद्रित है। सकारात्मक मूल्यों पर दिए जाने वाले इस ध्यान ने एक महत्वपूर्ण आंदोलन को जन्म दिया, जिसे सकारात्मक मनोविज्ञान के रूप में जाना जाता है। यह स्वास्थ्य, खुशहाली और खुशी उत्पन्न करने के लिए जो गलत है उस पर ध्यान केंद्रित करने के बजाय इस पर ध्यान केंद्रित करता है कि मनुष्यों में क्या अच्छा। स्नाइडर्स और लोपेज 2007 अस्तित्ववादी परिप्रेक्ष्य। अस्तित्ववादी परिप्रेक्ष्य यह परिप्रेक्ष्य मानव स्वभाव को खुला, लचीला और अनुभवों की एक विशाल श्रृंखला के लिए सक्षम बनाता है। यह दार्शनिक आंदोलन 20वीं सदी में विश्व युद्ध के दौरान उभरा। अस्तित्ववादियों का तर्क था कि मानव जीवन का उद्देश्य और अर्थ ईश्वर, सरकार या शिक्षकों जैसी बाहरी ताकतों से नहीं मिलता, बल्कि उसे वे स्वयं निर्धारित करते हैं। यह परिप्रेक्ष्य मानवीय अनुभव के व्यक्तिपरक अर्थ और व्यक्ति की विशेषता और पसंद में प्रतिबिंब
व्यक्तिगत जिम्मेवारी पर बल देता है। कीर्केगार्ड ने दार्शनिक रेने डॉर्सनोस के प्रसिद्ध शब्दों में "मैं सोचता हूँ इसलिए मैं हूँ" के विपरीत सुझाव दिया, "मेरा अस्तित्व है इसलिए मैं सोचता हूँ"। हालांकि इस परिप्रेक्ष्य को संयुक्त राज्य अमेरिका में आसानी से स्वीकार नहीं किया गया था। परंपरागत रूप से अस्तित्ववाद और मनोविज्ञान ने मानव व्यवहार को समझने के लिए प्रायोगिक दृष्टिकोण के उपयोग से इनकार कर दिया और वे लोगों के व्यक्तिगत और व्यक्तिपरक अनुभवों को समझने पर जोर देते थे। और इसी अंतर ने अस्तित्ववादी मनोविज्ञान को मुख्य धारा के शैक्षणिक मनोविज्ञान से अलग किया, जो अधिक प्रयोगात्मक और प्राकृतिक विज्ञान की ओर उन्मुख था। यह दुनिया में लोगों की स्थिति को समझने से संबंधित सबसे प्रमुख दार्शनिक दृष्टिकोण है और मानव जीवन के उद्देश्य को अधिक स्पष्ट करता है।